आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि शेयर फोर्स के और बेंडिंग मोमेंट के बेसिक्स क्या हैं, लाइक। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बन जाते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट से ही। इनफैक्ट आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे होंगे जो टाइप ऑफ सपोर्ट्स पे आ जाते हैं, जैसे कि रोलर सपोर्ट आपका रहेगा। यहाँ पूछ लिया जाएगा कि रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस हैं, हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस होती हैं। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस होती हैं 3D के अंदर। तो वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको बीम्स के बारे में पूछा जाता है कि बीम्स कितने प्रकार की होती हैं, कितनी टाइप की होती हैं। तो टाइप ऑफ बीम्स जानना भी ज़रूरी है। एक बार आपको सपोर्ट्स बीम का पता चल जाए तो फिर हम लोड्स की डिस्कशन करेंगे। लोड्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोड्स की नॉलेज के बिना आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली लोड्स पे क्वेश्चन भी आता रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स क्या क्या होते हैं। लाइक एक बार क्वेश्चन यूवीएल पे भी आया हुआ है कि यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं एग्जाम के अंदर। और इन सब की नॉलेज लेने के बाद, यानी कि सपोर्ट की, बीम की और लोड की नॉलेज लेने के बाद आपके पास एक कंप्लीट असेंबली बनेगी। जैसे कि मैं असेंबली भी बना रहा हूँ, ये एक असेंबली मैंने बनाई है सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस पे कोई लोड केस लगा दिए इस तरह से, जैसे कि ये पॉइंट लोड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें रिएक्शंस की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। रिएक्शन की जब नॉलेज हो जाए तो आपको शेयर फोर्स निकालना भी आना चाहिए, और फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट बनाना भी आना चाहिए। तो जब ये शेयर फोर्स आ जाएगी निकालना, तो डेफिनेटली शेयर फोर्स डायग्राम भी आप लोग सीख जाएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी सीख जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा एग्जाम का नेचर कैसा है। एग्जाम हमारा है ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ जो भी क्वेश्चन बनेगा वो छोटा क्वेश्चन बनेगा। जेई लेवल पे तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन बनेगा, तो ज्यादा डीपली हम नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक को। अगर हम इसमें ज्यादा डीपली चले जाएंगे तो मानिए मेरी बात की 6 लेक्चर से कम नहीं होता है खत्म, वो भी 2-2 3-3 घंटे में। और हमें ये चीज कवर करनी है 1-1.5 घंटे में, ठीक है। तो 1-1.5 घंटे में मैं उतना जरूर करा दूंगा कि जिसमें आपको जेई के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के, और आने वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। उसी डेप्थ तक पढ़ेंगे जो रिक्वायर्ड है एग्जाम की। तो लेट अस स्टार्ट। जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के साथ। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के साथ, तो पहला सपोर्ट जो सबसे बेसिक टाइप का सपोर्ट होता है, दैट इज रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट का शक्ल कैसा होता है, नाम में लिखा है रोलर, तो रोलर इस तरह का गोल सपोर्ट रहेगा, ठीक है। जिस जब आपको इस तरह का सर्कल दिख जाए तो दैट मीन्स कि वो एक रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट्स पे रिएक्शन अवेलेबल होते हैं। रिएक्शन कितना होता है, एक रिएक्शन अवेलेबल होता है। तो आपको याद रखना है कि रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन अवेलेबल होता है। और सपोर्ट किसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट बेसिकली सपोर्ट करता है एक बीम को, ठीक है। तो रेड से मैं बना रहा हूं बीम, और ये बीम आगे कॉन्टिन्यूड है इस तरह से। तो ये रेड जो है वो बीम है, और बीम सपोर्टेड है एक रोलर सपोर्ट पे, ठीक है। और सर्कल के नीचे ये क्या डैश डैश क्या बनाया है, सरफेस बनाया है। मतलब सरफेस के ऊपर सपोर्ट और सपोर्ट के ऊपर बीम। और इसको रिएक्शन कहाँ से मिल रहा है, सरफेस से। तो रिएक्शन कितना आ गया, एक। काफी सारी चीजें हैं, ये एक लेंथी डिस्कशन हो जाता है। अगर इसमें और डीप जाना चाहूँ मैं और भी जा सकता हूँ, बट अभी टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो उतना ही करेंगे जितना रिक्वायर्ड है अभी इस टाइम पे। तो आप याद रखेंगे रोलर के केस में एक रिएक्शन होता है, और वो कहां से आता है, सरफेस से आता है, जहां पे सरफेस होगा। लेटर से अगर ये केस है आपके पास, इस तरह का बीम है और इस तरह का रोलर लगा है, तो नेचुरली रिएक्शन कहां से आएगा, इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आएगा। पिछले केस में वर्टिकल से आया था, तो रिएक्शन यहां से आएगा आपका। और ये रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस रिएक्शन को मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए बोल सकता हूँ। अगर ये एंड ए है तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट एंड ए। और ये वाला जो रिएक्शन है ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है, ये वर्टिकल रिएक्शन है। तो वर्टिकल रिएक्शन एट ए, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या करेगा, ये रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट को रोकेगा। रिएक्शन का मतलब है रिस्ट्रेन करना। तो इस केस में अगर आप ये वाला बीम देखें तो इस केस में रिएक्शन आपका वर्टिकल है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो सकता। बाकी दोनों डायरेक्शंस में मोशन जो है वो फ्री है। अब बाकी दोनों डायरेक्शन कौन कौन सी हैं, बाकी दोनों डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, और दूसरा डायरेक्शन, तीसरा डायरेक्शन कौन सा है कि ये स्लोप का बढ़ना। दिस स्लोप मतलब कि रोटेशन। अगर ये एंड है तो ये इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन
एट ए या फिर स्लोप एट ए। तो किसी भी पॉइंट पर तीन चीजें पॉसिबल हैं, ये आप बेसिक है बिल्कुल, ये आप समझिए बात को। किसी भी पॉइंट पे तीन चीजें पॉसिबल हैं, या तो वो बीम लोड लगने के बाद वर्टिकली नीचे मूव हो जाए, वर्टिकल मोशन हो जाए, या हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाए, या फिर वो क्या बना दे, स्लोप को बना दे, कि थीटा को बना दे। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन भी में भी रिएक्शन प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि इस केस में हॉरिजॉन्टल में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा। तो ये वाला मोशन अब जो है इस केस के लिए नहीं होगा, वेदर एज इस केस के लिए जहां वर्टिकल है तो वर्टिकल रे मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में कौन कौन से मोशन दो हो सकते हैं, यहाँ पे अलाउड कौन कौन सा है मोशन, तो मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल और रोटेशन। इस केस के में कौन सा अलाउड है, हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्टेड है इस केस में, पर वर्टिकल वर्टिकल अलाउड है और रोटेशन अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट पे आते हैं, विच इज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट आपको देखेगा ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल के नीचे डायरेक्टली सरफेस बना होगा तो ये हिंज होगा। एक चीज का ध्यान रखें, अगर ट्राइंगल के नीचे इस तरह से रोलर लगे हैं तो वो हिंज सपोर्ट नहीं होगा, वो रोलर सपोर्ट होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि हिंज के पास दो रिएक्शंस हैं, एक है वर्टिकल रिएक्शन और दूसरा है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब तीसरा रिएक्शन नहीं है तो तीसरा मोशन पॉसिबल है, वो तीसरा मोशन कौन सा पॉसिबल है, वो है रोटेशन। ये आपका बीम आ गया और इसको मैं रोटेट कर देता हूं, इस तरह से लोड लगने के बाद रोटेट हो गया, तो ये थीटा इसमें क्या है, ये थीटा इसमें फ्री है। तो अलाउड कितना है, अलाउड है सिर्फ थीटा। रिस्ट्रिक्टेड कौन कौन सा मोशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों ही रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना प्रोड्यूस होता है, 2D के अंदर हिंज में 2 होता है, 3D के अंदर 3D के अंदर कितना होगा, 2D के अंदर 2, तो 3D के अंदर कितना, ये एक सवाल है। ठीक है, 2D के अंदर दो ट्रांसलेशन मोशन होते हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन, एक्स और वाई डायरेक्शन, और तीसरी डायरेक्शन में रोटेशन होता है। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों ही फिक्स हैं। 3D में क्या होगा, एक्स वाई और जेड तीनों ट्रांसलेशन मोशन हो सकते हैं। तो हिंज क्या करेगा, 3D के अंदर आपको रिएक्शंस तीन ही दे देगा। तो ये 2D की रिएक्शंस हैं, ये आर इक्वल टू 3 फॉर हिंज इन 3D रिएक्शन। इसी सेम कॉन्सेप्ट पर अगर मैं बात करूं तो ये जो रोलर सपोर्ट है वो सक्षम है एक रिएक्शन देने में। यहां पे देखिए आपका जब ये वाला केस था, यहाँ रिएक्शन 1 आ रहा था वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल फ्री था ना। इसी तरह से अगर 2D में हॉरिजॉन्टल फ्री है तो मतलब एक्स डायरेक्शन फ्री है, एक मिनट, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अगर ये वाला रिस्ट्रेंड है, ये तो फ्री था वाई, तो जेड क्या है, जेड भी फ्री होगा। ठीक है, तो इस केस में 3D में रिएक्शन कितनी आएगी, 1 ही आएगी। 2D में भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी रोलर के केस में। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट करें। हिंज के केस में 3D में 3 और 2D में 2। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे फिक्स सपोर्ट की ओर। नेक्स्ट इज फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का शक्ल कैसे दिखता है, हमें शेप कैसा है, इस तरह से वर्टिकल लाइन और पीछे हैश हैश कर देते हैं। और अगर बीम बनाना है तो बीम इस तरह से बन जाएगा, ये बीम बन गया, बीम। ठीक है, और दिस इज योर फिक्स सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट की खास बात क्या है, इसके पास तीन रिएक्शंस हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दिस इज वर्टिकल रिएक्शन एंड दिस इज मोमेंट रिएक्शन। अब मोमेंट रिएक्शन यहां से होने से क्या होगा, इट विल नॉट क्रिएट अ स्लोप हेयर, वो स्लोप को बनने नहीं देगा। ठीक है, तो बीम इस तरह से यहाँ पे ऐसे मूव नहीं करेगा। इस बार बीम कैसे मूव करेगा, यहाँ पे अब देखो, अगर मैं इस तरह से बना दूं तो स्लोप की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, पर यहाँ पे स्लोप का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होना, क्यों, क्योंकि ये भाई साहब यहाँ प्रेजेंट है एम, तो ये ना हो तो इसलिए क्या होगा, स्लोप का रिवर्सल हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 0।
इस तरह से हॉकिंग शेप बन गया। द शेप इज नोन एज हॉगिंग शेप। ठीक है, सो फिक्स सपोर्ट हैज 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस, पर किस में, 2D में। और 3D में कितना होगा, 3D में होगा 6। मतलब ये सभी ट्रांसलेशन मोशन भी रोकेगा, एक्स वाई जेड, और तीनों तरह की तीनों डायरेक्शन में सिवा मोमेंट्स भी होंगे जो तीनों डायरेक्शंस में रोटेशंस को भी रोकेंगे। तो 3+3 कितना हो गया, 6। तो अगर मैं टेबल को समराइज कर दूं जल्दी से आप लोगों के लिए, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ है जीकेएसएसबी में ही कि फिक्स में 3D में कितनी रिएक्शंस होती हैं, तो आंसर 6 था इसका। ठीक है, तो अगर मैं रोलर की बात करूं, दिस इज रोलर, दिस इज हिंज एंड दिस इज फिक्स्ड। तो आर का वैल्यू कितना है 2D में, 2D में और 3D में। रोलर में आर का वैल्यू नंबर ऑफ रिएक्शंस 1 होगा, और रोलर में 3D में भी 1 ही होता है। हिंज में 2 होता है, 3D में 3 होता है। फिक्स में 2D में 3 होता है और 3D में 2D में 3 होता है, 3D में 6 होता है। आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन जो पूछा गया था एसएससी जेई के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे भी कुछ भी पूछ, ये पहला बेसिक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हमें सपोर्ट्स की नॉलेज हो गई है। नेक्स्ट विल मूव टूवर्ड्स द टाइप ऑफ लोड्स। तो पहला लोड है दैट इज पॉइंट लोड। सबने देखा होगा पॉइंट लोड किस तरह से होता है, ये किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, इस तरह से एक ही पॉइंट पे लगता है, तो इसका नाम कंसंट्रेटेड लोड भी होता है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट होता है किलो न्यूटन या फिर न्यूटन। केजी भी हो सकता है, टन भी हो सकता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं इसको कैपिटल डब्ल्यू के साथ। ये देखिए मैंने लिखा है कैपिटल डब्ल्यू। अगर मैं बीम पे लगा दूं इसे, तो हमारा बीम कुछ इस तरह से होगा, राइट। और किसी एक पॉइंट पे लगा देता हूँ, मानो कि मिडिल स्पैन पे लगा दिया, तो ये लोड डब्ल्यू लग गया। ठीक है, और अगर बीम को मैंने सिंपली सपोर्टेड बनाना है, तो दिस इज द बीम, ये बन गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, किसी भी बीम का नामकरण जो है, जो उसका नॉमेनक्लेचर है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी सपोर्ट्स पे। ठीक है, वो अभी अगली स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगा। पहले हम टाइप ऑफ लोड्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड को लेके मैं समझा देता हूँ सारे लोड्स, उसके बाद मैं आपको बीम भी समझा दूंगा। ठीक है, तो दूसरा तरह का जो लोड है दैट इज योर यूडीएल। यूडीएल का मतलब हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका शक्ल किस तरह से होता है, इफ दिस इज द बीम, तो ये लोड हमें इस तरह से दिखेगा लगा हुआ, ऐसा। तो इस तरह से होगा, ये एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, ये पूरी बीम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किस तरह से, यूनिफॉर्मली। तो ये बीम पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यूनिफॉर्मली, मतलब इसका मतलब ये है कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो पूरी बीम पर सेम रहती है। मानो कि ये बीम एल लेंथ की है, पूरी एल लेंथ में ये बीम का जो इंटेंसिटी होगा वो सेम होगा। इसको जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है स्मॉल डब्ल्यू से। यहाँ फर्क आ गया, पहला डिफरेंस आ गया। आप पॉइंट लोड को किससे डिनोट करते हो, कैपिटल डब्ल्यू से, इसको स्मॉल डब्ल्यू से। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं किलो न्यूटन पर मीटर। इसको दिखाने का तरीका है मीटर में, 1 मीटर में कितना लोड लगा, ये इस तरह से दिखाया जाता है। वेर एज हमारा जो पॉइंट लोड था उसके क्या यूनिट थे, उसके क्या यूनिट्स थे, सिर्फ किलो न्यूटन या न्यूटन। तो इसके यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, टन पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, केजी पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, न्यूटन पर एमएम भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी यूनिट ले सकते हो आप लोग। इज दिस क्लियर। ठीक है, तो छोटे डब्ल्यू से डिनोट करना है, और यूनिट्स को हमने ध्यान रखना है कि यूनिट्स क्या है। और डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी बीम पर एक समान लोड लग रखा है इंटेंसिटी का। ठीक है, अब इसको मैं एक ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ कंपेयर करता हूं। अगर इफ दिस इज माय बीम और इस पर इस तरह से लोड लगाऊं, इस तरह इस पर मैं कुछ इस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर बनाऊं जिसका इंटेंसिटी शुरुआत से लेके एंड तक सेम रहता है,
तो इस ज्योमेट्रिकल फिगर का देखिए टॉप लाइन, तो क्या रहा, टॉप लाइन स्टार्ट से लेकर अंत तक, यहां से लेकर एंड तक क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो इस फिगर को बोला जाता है रेक्टेंगल। ठीक है, तो अभी इस लोड का नाम भी, लोड को रेक्टेंगुलर लोड भी कह सकते हैं। इज दिस क्लियर? विच लोड इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर लोड? द लोड, this load is UDL load. What is UDL load? That load which is uniformly distributed over the entire span. Right. Now the next important step is how to calculate the load. ठीक है, लोड की कैलकुलेशन कैसे की जाए? तो मैं निकालता हूं टोटल लोड ऑन बीम। पहले वाला केस को, पहले वाले डायग्राम को देखिए, टोटल लोड कितना है, ये लोड W लग रहा है, W किलोमीटर लग रहा है 1 मीटर में, और लेंथ कितनी है यहाँ पे L मीटर। तो अगर 1 मीटर में W है तो L मीटर में कितना होगा, W किलो न्यूटन पर मीटर इंटू L मीटर। कुछ नहीं करना है, लोड की इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो स्पैन के साथ, तो ये मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, WL किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका लोड आ गया। ठीक है, अब आप दूसरी फिगर को देखिए, सेकंड सेकंड फिगर को देखिए। अगर मैं यहां लिख दूं एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, तो यहां पर लोडिंग डायग्राम को मैंने क्या बना दिया, कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर बना दिया, मैंने बना दिया रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया क्या निकलता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये ऑर्डिनेट क्या है, इंटेंसिटी कितनी है, W किलो न्यूटन पर मीटर जो मैंने आपको बताया, और लेंथ कितनी है, L। ये क्या आएगा, लेंथ इंटू हाइट, तो L मीटर इंटू W किलो न्यूटन पर मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, WL किलो न्यूटन। तो ये क्या हो गया, दोनों चीजें सेम होगी। राइट, आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों चीजें सेम है। इसका मतलब ये है, आप लोग एक यहाँ पे स्टेटमेंट को जनरलाइज कर सकते हो कि टोटल लोड ऑन बीम किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। टोटल लोड जो भी बीम पर होता है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। अब आसान हो गया, आप एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम निकाल लो, आप टोटल लोड ऑफ बीम निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ लोड। ठीक, अब इसका एक चीज यहाँ पे और देखनी है हमने, इसका जो टॉप लाइन था वो ये लोड का जो टॉप लाइन था वो क्या था, 0 डिग्री। हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल का स्लोप क्या होता है, 0 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या है, 0 डिग्री। वेर एज पॉइंट लोड का कोई स्लोप नहीं होता, क्योंकि पॉइंट लोड एक ही पॉइंट पे लग रहा है, उसका स्लोप कैसे हो सकता है, तो उसका स्लोप डिफाइंड ही नहीं है, तो मैंने क्रॉस मार दिया। तो जिसका स्लोप डिफाइंड है, तो इसका स्लोप डिफाइंड है कितना, 0 डिग्री। ये जो सब बातें मैं कर रहा हूँ, इन बातों का बहुत सिग्निफिकेंस है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ तो आपको नहीं समझा पाऊंगा इस चीज में, इस वीडियोस में, बट मैं इतना जरूर समझा दूंगा जिससे आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएं बहुत आसानी से, जितना हमें चाहिए के लेवल में चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से मूव करते हैं तीसरे लोड की ओर। तीसरा इंपॉर्टेंट लोड हमारा जो है दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसको UVL भी कहते हैं, या फिर हम इसे ग्रेजुअली वेरिड लोड भी कहते हैं, या फिर इसे हम ट्राइएंगुलर लोड भी कहते हैं। मतलब ये लोड जो है वो वेरी कर रहा है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है स्पैन पे। इफ दिस इज द स्पैन ऑफ द बीम, राइट, ये बीम बना दें सिमिलर सपोर्टेड, तो ये लोड किस तरह से होगा, ये लोड एक ट्रायंगल के फॉर्म में होगा। इस तरह से, सबसे पहली बात मुझे बता दो कि स्लोप कितनी है, ये स्लोप क्या है, ये स्लोप है 1 डिग्री। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का स्लोप कितना होता है, वो होता है 1 डिग्री। ठीक,
अब दूसरी चीज मैंने आपसे क्या सिखाई, टोटल लोड कैसे निकालते हैं। तो टोटल लोड मैंने क्या बोला आपको, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम के बराबर होता है। और यहाँ पर एरिया कैसा है लोडिंग डायग्राम का, एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हाफ बेस, बेस इसका एलिमीटर होगा, और इसका एल्टीट्यूड कितना होगा, इसको भी दिखाने का तरीका स्मॉल w से है और यूनिट से है किलो न्यूटन पर मीटर, सेम है। बट एक चीज है कि वहां पे w किलो न्यूटन पर मीटर जो है यूडीएल के अंदर वो सेम रहता है इंटेंसिटी। बट यहाँ पर क्या होता है कि एक साइड पर जीरो होता है इंटेंसिटी और दूसरी साइड पर मैक्सिमम होता है, और जो मैक्सिमम होता है उसे हम लोग क्या लिख देते हैं, w किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि w किलो न्यूटन पर मीटर इस केस में कहाँ है, वो इस केस में वहां पर है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो आपने एरिया लिख दिया, एल मीटर इंटू क्या लिखूं मैं, एल मीटर इंटू डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। तो मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, डब्ल्यू एल बाई 2 किलो न्यूटन। सो दिस इज द टोटल लोड we have calculated from the same definition that we have just defined before। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। तो अब मुझे बताइए स्लोप क्या है यूडीएल लोड का, यूडीएल लोड का स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ यूडीएल लोड, what is the slope of point load, what is the slope of GVL load। तो स्लोप है GVL का, GVL का स्लोप कॉमन 1 डिग्री, UDL का 0 डिग्री, एंड इज नॉट डिफाइंड फॉर पॉइंट लोड। इज दिस क्लियर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सब इंपॉर्टेंट बातें। ठीक, नेक्स्ट वी कम, next we are coming to another loading case which is the fourth case which is external couple। एक्सटर्नल कपल आपको बीम बीम में कुछ इस तरह से दिखेगा, दिस इज द कपल यानी कि मोमेंट। तो ये इसको डिनोट करते हैं एम एक्सटर्नल या एम नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये मोमेंट है, मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, इट इज ऑलरेडी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन पर मीटर नहीं, किलो न्यूटन, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन, एंड मीटर, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो किलो न्यूटन पर मीटर इसके क्या है, यूनिट्स हैं। क्या स्लोप डिफाइंड है, नहीं स्लोप डिफाइंड नहीं है। ठीक है, स्लोप नहीं डिफाइंड है एक्सटर्नल कपल। तो इसको इस लोडिंग केस को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मेरे को लोड आपको इंट्रोड्यूस करने थे चारों लोड्स, तो चारों लोड्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दी है, तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला लोड कौन सा है, इस तरह का पॉइंट लोड। दूसरा लोड कौन सा है, इस तरह का यूडीएल। तीसरा लोड कौन सा है, इस तरह का ट्राइंगुलर लोड। एंड फोर्थ लोड कौन सा है, इस तरह का एमई मतलब कि एक्सटर्नल कपल। इसका स्लोप कितना होता है 1 डिग्री, इसका स्लोप कितना होता है 0 डिग्री, इसका स्लोप डिफाइंड नहीं है। इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर, इसका भी न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, पर ये जो किलो न्यूटन पर मीटर ये डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसकी इंटेंसिटी डब्ल्यू कहाँ है, जहां पे सबसे बड़ा ऑर्डिनेट है। यहाँ तो इंटेंसिटी क्या है, पूरे ही स्पैन पर सेम है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट क्या है एमई का, किलो न्यूटन इनटू मीटर। तो ये आपके टाइप्स ऑफ लोड डिस्कस हो गए, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू द टाइप्स ऑफ beams। This is again very basic topic and but yet important। तो पहला बीम तो मैं आपसे बड़ी बार डिस्कस कर चुका अब तक। द फर्स्ट बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम, जो भी तक बनाते आ रहा हूँ ये लाइन डायग्राम से बनाऊंगा। तो ये सपोर्ट बना दिया, ये सपोर्ट बना दिया, तो ये आपका बन गया सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड बीम आपका जो होता है दैट इज अ कैंटिलीवर बीम। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये तो आप लोगों को अब तक आ जानी चाहिए। ठीक है, तो कैंटिलीवर में क्या होता है, एक एंड पे फिक्स सपोर्ट होता है, दूसरे एंड पे फ्री होता है, दिस इज कैंटिलीवर। और थर्ड कौन सा होता है, ओवरहैंग। ओवरहैंग का मतलब होता है कि सपोर्ट्स तो दो ही हैं बट एक या दोनों एंड से ओवरहैंग हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, सिंगल ओवरहैंग है, एक ही साइड से है ओवरहैंग हो रहा है। तो ओवरहैंग बीम डबली भी हो सकती है, दिस इज डबली ओवरहैंग बीम। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि सपोर्ट्स दो ही रहे, क्योंकि अगर सपोर्ट्स दो से अधिक हो जाएंगी तो वो बीम का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, उस बीम का नाम पड़ जाएगा कॉन्टिन्यूस बीम। ठीक है, ठीक है, तो फोर्थ आएंगे कॉन्टिन्यूस बीम।
कॉन्टिन्यूस बीम की क्या डेफिनेशन हो गई? ए बीम विच इज हैविंग मोर देन 2 सपोर्ट्स. This is having 3 supports, 1 2 and 3, which are greater than 2. So this beam is a continuous beam. अगर ये है तो ये ओवरहैंग भी हो गया, बट नाम इसका कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, क्योंकि ओवरहैंग होने के लिए इसको 2 ही सपोर्ट चाहिए थे और कॉन्टिन्यूस बनने के लिए 2 से अधिक सपोर्ट. अभी ये ओवरहैंग है बट स्टिल जो उसका नेम है वो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा. दिस इज टू बी नोटेड हियर. ओके, सो नेक्स्ट, कमिंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट बीम इज प्रोप्ड कैंटिलीवर. तो कैंटिलीवर हमने पीछे पढ़ा, दिस वन इज प्रोप्ड कैंटिलीवर. मतलब कैंटिलीवर तो ये होता है ना कि एक एंड से फिक्स होता है, दूसरे एंड से फ्री होता है, बट अब जहां फ्री है उसको वहां से प्रॉप कर दो. प्रॉप करना मतलब कोई सपोर्ट रख देना. तो ये मैंने सपोर्ट रख दिया, तो ये क्या बन गया? प्रोप्ड कैंटिलीवर. सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ लास्ट वन इज फिक्स्ड बीम. फिक्स्ड बीम मतलब कि दोनों एंड से फिक्स्ड. बीम जो है वो दोनों एंड से फिक्स्ड है. इज दिस क्लियर? ये जो आखिर की 3 बीम्स हैं, इन तीनों बीम्स को हम कहते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. ये मैं आपको स्ट्रक्चर में जब पढ़ाऊंगा तो उसमें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट से क्या है. ठीक है, अभी के लिए आप लोग याद कर लेंगे. याद कर पाना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आखिर के दिनों में. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. अगर आप याद नहीं कर पाते तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एग्जाम में. ठीक, तो जो पहले की 3 जो बीम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स. तो आपको ये बात याद रखनी है. बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं, काफी एग्जाम्स में आते हैं कि कौन सा स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, कौन सा इनडिटर्मिनेट है. 3 ऑप्शन दे देगा, एक डिफरेंट दे देगा, तो पूछ लेगा आपसे. दिस इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट. होता क्या है ये हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर में. स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम. आपको एक चीज बता दूं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम वो बीम होता है जिसका डीएस 0 होता है. डीएस क्या होता है? डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेसी 0 होता है. ये वो बीम होते हैं जो कि इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हेल्प से सॉल्व हो सकते हैं. ये क्वेश्चन भी बन रखा है. What are statically determinate beams? Those beams that can be analyzed fully with the help of the equations of static equilibrium. अब वो क्या होती हैं? Equations of static equilibrium होती हैं equations of static equilibrium. तो मैं 2D की बात करता हूँ. ठीक है, 2D मतलब इसका मतलब हो गया समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, summation of vertical force is equal to 0 and summation of moments at any point in a beam equal to 0. तो ये 3 होती हैं बेसिकली 2D के लिए. उसी तरह से 3D के लिए 6 होती हैं, 6 नंबर. ठीक है, ज़्यादा ड्रिल में जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल. अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, एफ जेड इज इक्वल 0, समीशन ऑफ एम एक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एम वाई इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0. तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है. इतना याद कर लो फिलहाल. समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0. एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन. मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस का समेशन आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 0. अगर वो 0 ना होगा तो बीम क्या करेगी? या तो लेफ्ट मूव हो जाएगी या तो राइट मूव हो जाएगी. मतलब लेफ्ट की फोर्सेस अधिक होगी, राइट की फोर्सेस थे तो लेफ्ट मूव हो गया. अगर राइट की फोर्सेस अधिक हो गई, लेफ्ट की फोर्सेस थे तो राइट मूव हो गया. ठीक है, तो बीम को बेसिकली हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है. इक्विलिब्रियम में रखने के लिए नेट जो फोर्सेस है उनका समेशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. उसी तरह से वर्टिकल में 0 होना चाहिए और मूवमेंट्स भी किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट के लोड से या फिर राइट के लोड से जब उनको नेट करेंगे समेशन वो 0 होना चाहिए. तो यहाँ मैं बता दूं मोमेंट क्या होता है. मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, ये आगे मैं डिफाइन करूंगा इस चीज को. और अभी आप समझिए कि 2D के अंदर ये कितनी होती हैं. 2D के अंदर ये होती हैं 3 और 3D के अंदर कितनी होती हैं? 6. इतना याद रखिए फिलहाल, इससे काम बन जाएगा एग्जाम में. देखो बहुत सारा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है. उतना ही करेंगे जितना अभी आपको एग्जाम में आसानी हो.